बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। नाज़रीन, वाकई जिसे कहते हैं ना मॉर्निंग विद फ़िज़ा, मेरे शो का जैसे नाम है, आज वैसी खूबसूरत माशाल्लाह से मौसम हुआ हुआ है। उफ़, हसीन मौसम। घर से बाहर निकली तो ऐसी ठंडी ताज़ी हवा, वो ऐसे फ़िज़ाएँ बदल गई, मुझे इतनी अच्छी हवा का एक झोंका लगा, एकदम से आंखें खुल गई, फ्रेश हो गई। जो लोग घर से अपने निकले होंगे आज लाहौर में, नाज़रीन बहुत खूबसूरत जो मौसम है उसको एंजॉय कर रहे होंगे। मगर इस मौसम में मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि साथ साथ थोड़ा सा अपना एहतियात रखिएगा कि अगर आप अपने बच्चों को किसी बाज़ार में ले जाएं, कहीं पे कोई वो सुबह सुबह कोई दही लेने चले जाए, भाई कोई बाइक पे निकल जाए, कोई भी जाए, तो ज़रा ये जो बड़े बड़े ट्रांसमीटर होते हैं ना, ये जो खंबे होते हैं, पोल्स होते हैं, इनसे थोड़ा सा बच के अपनी बाइक को पार्क करें, क्योंकि जो ट्रांसफार्मर्स होते हैं ना, ये एकदम से करंट भी छोड़ देते हैं जब बारिशें हो रही होती हैं। तो इनके इर्द गिर्द अपने बच्चों को जो है ना थोड़ा सा सेफ़ रखें, दूर रखें, और ख़ास तौर पे जब बारिश हो रही हो तो खंभों को हाथ न लगाएं। या फिर आप अपने बच्चों को कोई घर में से कोई ट्रे बना के किसी पड़ोस को जो है ना देने के लिए भेज दें, तो ये दिमाग में रखें कि बच्चे को बोलें कि गीली बेल पे हाथ ना लगाए। थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, वो एहतियात जो है वो बेहतरी होती है, क्योंकि यही चीज़ें जो है ना हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं जब हम एहतियात छोड़ देते हैं। हम कहते नहीं इसको पता है, हमारे बच्चे को भी पता है, इसको भी पता है, हमारा मियाँ भी अक्लमंद है। हम थोड़ी सी याद दहानी घर से निकलने से पहले छोटी सी बात अगर कह दी जाए, नाश्ते की टेबल पे तैयारी कराते वक्त बच्चों को या मियाँ को थोड़ी सी बात कान में डाल दी जाए ना, कान में कहीं भी बात हमेशा याद रहती है कि जाते जाते एकदम से कुछ कहा है। जैसे अगर हम घर से निकल रहे होते हैं, हमारी अम्मी कह देती है ना वापसी में 1 किलो टमाटर लेकर आना, तो हमें याद रहता है ना, मोस्टली याद रहता है। तो इस तरह की चीज़ें थोड़ी सी कर देनी चाहिए। जो बाइकर हजरात हैं ना, उनसे ये भी रिक्वेस्ट करूँगी, गीली रोड पे ऐसे स्लिप होती है बाइक, कीचड़ भी होती है किसी जगहों पे, तो एहतियात करें। अगर बाइक स्लिप हो गई, घुटने गोटे फट के रह जाएंगे, ठीक है। फिर वो जो मोटरवे हाईवेज़ पे जो गाड़ियाँ हैं, वो उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप प्लीज़ अपनी गाड़ी की स्पीड को थोड़ा सा हल्का रखें, क्योंकि वहाँ पे भी गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा स्लिप होती हैं। और वो जो रेड़ी लगा के खड़े होते हैं ना बेचारे, इस मौसम में उनको लगता है उनके फल ज़्यादा बिकेंगे बेचारे। आपको पता है दिहाड़ी के लिए दुनिया बेचारी काम करी है, उनके पेट लगे हैं सबको, बच्चों के लिए उन्होंने घर कमा के कुछ लेके जाना। तो जो रेड़ियाँ लगा के कोनों में खड़े होते हैं ना और सब्जियां और फल बेच रहे होते हैं, उनका भी लिहाज रखना है। जब आप बाइक या गाड़ी लेके जाए तो उनके ऊपर छींटें लगती हैं, उनके ऊपर कीचड़ उड़ती है। छोटी छोटी बातों का हमने ख्याल रखना है, ठीक है। चले जी, आज के हम अपने मौजू की तरफ आते हैं। आज का जो हमारा मौजू है नाज़रीन, बड़ा इम्पॉर्टेंट ही है। गर्मियों का मौसम तो है, तो बहुत सारे बाहर जो है आप रेड़ियाँ ऐसी देखते हैं जिनमें शरबत होते हैं। इमली आलू बुखारे का शरबत होता है, या फिर ऐसे सरदाई वगैरह कोई बेच रहे होते हैं, मोस्टली इसी मौसम में मिलती हैं। या फिर कोई ऐसी जाली कोल्ड ड्रिंक्स जो हैं, जिसमें आजकल बहुत सुनने को मिलता है कि यार जाली कोल्ड ड्रिंक पी ली, किसी ना किसी स्पेसिफ़िक ब्रांड की ही बोतलें होती हैं मशहूर, ठीक है, मगर उसके अंदर जो है कुछ अलग से मशरूबात भरी जा रही होती हैं, जिनका टेस्ट तो उससे मिलता जुलता होता है, मगर पानी की क्वालिटी और बाकी चीज़ें जो हैं वो आपको पता है बड़ी मैटर करती है। एक आम आदमी को तो पता भी नहीं लगता कि वो जाली पिए जा रहा है या असल पिए जा रहा है। इसकी पहचान पे भी बात करेंगे आज। अच्छा, स्पेशली जो मिनरल वाटर की भी बॉटल होती हैं, ठीक है। अब अक्सर आप अगर लाहौर के ऐसे एरियाज़ में अंदरून वाली साइड पर चले जाएँ ना, तो वहाँ पे छोटी छोटी दुकानें, लोगों ने वहाँ पे बस छोटे से फ़िल्टर्स लगाए हुए हैं, और वहाँ पे पता कुछ नहीं है कि चलते भी हैं या नहीं है, उनके फ़िल्टर्स चेंज होते हैं या नहीं, उनकी फ़िल्ट्रेशन की सफाई होती भी है कि नहीं। तो वहाँ पर अपनी बोतलें भर भर के ना अपना नाम लगा के बेचे जा रहे हैं, अपनी दुकान चमका रहे हैं। तो किसी भी छोटी मोटी दुकान पे आप चले जाए ना, तो ये जो नाम वाली बोतलें मिलती हैं आपको, ठीक है, और कुछ अजीब अजीब नामों की भी अपने अपने ब्रांड बना के जो पानी की बोतलें मिल रही होती हैं। तो इनसे किस तरीके से बचा जा सकता है, आज हमारे साथ मौजूद हैं डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी से मोहम्मद आसिम जावेद साहब। हमारे पास मौजूद होते रहते हैं। आज हम इनसे डिस्कस करेंगे कि हम इन सब चीज़ों की पहचान कैसे करें और ये कितनी नुकसानदेह हो सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैडम, आप कैसी तबीयत है? जी मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले बताइएगा ज़रा हमारा टॉपिक शुरू करने से पहले, क्योंकि देखिए ये माली साल ख़त्म हुआ है अभी ना, अब इस माली साल में जौन सा है ना, पंजाब फूड अथॉरिटी की जो परफॉर्मेंस है, सबसे पहले ज़रा हम चाहेंगे लोगों को आप वो बताएं, कोई दूध,
कोई गोश्त, घी, ऑयल, ठीक है, इनमें कोई ऐसी मेयार में ऐसी बेहतरी आई है कि वैसी ये सब कुछ फूड अथॉरिटी की वजह से? जी बहुत शुक्रिया आपकी मदद करने का। पंजाब फूड अथॉरिटी जो है हमारा नस्बुल एन है कि हमने शहरियों को साफ़ और हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों के मुताबिक जो है खुराक फराहम करनी है, और उस मकसद के लिए मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ कि पंजाब फूड अथॉरिटी की जो फूड सेफ्टी टीम्स हैं, ये गेस्टेड हॉलीडेज़ पे भी, संडेज़ को, सैटरडेज़, इवन ईद के ऊपर भी हमारे लोग फील्ड में मौजूद रहते हैं। अभी 9th और 10th मुहर्रम गुजरी है, इसमें भी हमारी जो फील्ड की टीम्स थी, फूड सेफ्टी टीम्स थी, वो सबीलों की चेकिंग कर रहे थे, पकवान सेंटर्स की चेकिंग कर रहे थे, मुख्तलिफ जो नज़र न्याज पेश किया जा रहा था उसकी चेकिंग कर रहे थे। पिछले पूरे साल के अंदर पंजाब फूड अथॉरिटी ने तकरीबन जो है 12,35,000 के करीब इंस्पेक्शंस की, जो उससे पुराना जो माली साल था उसके निस्बत तकरीबन जो है 53% ज़्यादा थी। हमने इस पूरे साल में 1.5 बिलियन रुपीस से ज़्यादा फ़ाइन्स किए और 1344 FIRs की। अब 1344 FIRs का मतलब ये है कि हमने अडल्ट्रेशन माफिया जो है, जो मिलावट करने वाले लोग हैं, उनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त जो है वो इक़दामात जो है वो उठाए। जहाँ तक इस चीज़ का ताल्लुक़ है कि क्या उससे कोई बेहतरी आई, जी बिल्कुल बेहतरी आई। हमारी जो मिल्क की इंस्पेक्शंस थी उससे जो प्रीवियस साल है उसकी निस्बत 3 टाइम्स ज़्यादा थी, और जो दूध के जो ख़राब दूध होता है या मुज़र सेहत दूध होता है उसको आपको पता है कि पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम्स मौके के ऊपर ही उनको डिस्कार्ड कर देती हैं। तो वो डिस्कार्ड की जो शरह है वो पहले से 5 गुना कम हुई है। इट मीन्स एक और मैं बात बताना ज़रूरी समझता हूँ कि पिछले महीने से अभी हमारी कैंपेन मतलब लोगों के अंदर डर भी पैदा हो रहा है इस चीज़ का ना? जी बिल्कुल डर पैदा हो रहा है। मुझे एक खानेवाल में एक सीनियर पॉलिटिशियन थे, उन्होंने एक बात बताई। उन्होंने कहा कि हमारे खानेवाल शहर के अंदर, पूरे ज़िले के अंदर 6 ऐसे लोग थे कि जो मिलावट के दूध का कारोबार करते थे। कहते हैं 6 के 6 काम छोड़ गए हैं। मैं वेरीफाई इस बात को करता हूँ, तस्दीक करता हूँ। उसकी वजह ये हुई कि उनके ऊपर FIRs हुई, उनको कोर्ट्स में जाके उन पर्चों का सामना करना पड़ा। हमारी मिल्क के ऊपर पिछले पूरे साल में 201 FIRs हैं। 214 FIRs हमारी जो हैं वो गोश्त का, जो ख़राब गोश्त का कारोबार करने वाले हैं उनके ख़िलाफ़ हैं। कल रात को भी हमने कोई तकरीबन एक इतला के मुताबिक 250 किलोग्राम के करीब गोश्त मुज़र सेहत जो जा रहा था उसको हमने इंटरसेप्ट करके पकड़ा, उसके ऊपर FIR दी। तो ये हमारी जो पिछले साल में हमने 6,86,000 किलोग्राम से ज़्यादा जो गोश्त है जो मुज़र सेहत था उसको तलफ़ किया है। तो ये सारी मैं ये समझता हूँ कि पंजाब फूड अथॉरिटी की मेहनत है और उसकी वजह से कामयाबी है। अच्छा, अपने टॉपिक की तरफ भी आते हैं कि अब कोल्ड ड्रिंक्स की अगर हम बात करते हैं ना, तो कुछ तो बड़े फेमस ब्रांड्स हैं जिनके नाम को इस्तेमाल करके जो छोटी छोटी दुकानों के अंदर ये अपनी मशरूबात चीज़ें जो है ना कोल्ड ड्रिंक भर लेते हैं। अच्छा, और ये खुले आम भर रहे होते हैं। अब वहाँ पर ये जो शॉप्स वगैरह हैं जो खुली हुई हैं, फूड अथॉरिटी इनको किस तरीके से, इन खुली हुई शॉप्स जो है इनको किस तरीके से मतलब पकड़ती हैं, इनकी क्या इंक्वायरी होती है, इनकी क्या सज़ा होती है? देखिए, अभी आपको पता है कि ये गर्मियों का सीज़न पिछले तकरीबन 2 माह से, अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है, और इस सीज़न में पंजाब फूड अथॉरिटी ने तकरीबन 3000 के करीब जो कोल्ड ड्रिंक्स के यूनिट्स हैं, जो बेवरेजेस के यूनिट्स हैं, जूस के यूनिट्स हैं और मिनरल वाटर के जो यूनिट्स हैं उनके ऊपर इंस्पेक्शंस की हैं, और उसमें हमने तकरीबन 16 मिलियन से ज़्यादा फ़ाइन किया। 31 हमारी FIRs हैं वो मिलावट माफिया जो इस बिज़नेस में इन्वॉल्व है, और उसमें ऐसे भी लोग हैं कि जो मशहूर ब्रांड्स की जाली जो है वो बोतलें बना रहे थे। पिछले दिनों हमने एक बहुत बड़ा रेड किया जिसमें एक ही छत के नीचे तमाम लोकल मशहूर ब्रांड्स और तमाम जो, मगर घरों के अंदर तो अभी भी प्लांट्स लगे हुए हैं, लोग बना रहे हैं, लगा रहे हैं, भर रहे हैं बोतलों के अंदर। तो मैंने अर्ज़ किया कि पिछले 3 माह के अंदर हमारी 31 FIRs हैं इसी जो बेवरेजेस का मिलावट माफिया उनके ख़िलाफ़, और 73 हमने जो है वो उन यूनिट्स को बंद किया है। और उसमें वो भी यूनिट्स शामिल थे कि जो गलियों के अंदर, दूर दराज महलों के अंदर और शहर के मुज़ाफ़ाती इलाकों के अंदर, हवेलियों के अंदर जो है छुप के काम कर रहे थे, हमने उनको भी पकड़ा है। तो जहाँ तक इस चीज़ का ताल्लुक़ है, आप बच्चों के हवाले से थोड़ी देर पहले बात कर रही थी, मैं पेरेंट्स से गुजारिश करूँगा कि बच्चों को कोल्ड ड्रिंक से दूर रखें।
ये जो है ना बच्चों की सेहत के लिए अच्छी नहीं है। आप घर में अभी आपको पता है जो मौसम है इसमें आड़ू मौजूद है, आड़ू का जूस बच्चों को पिला सकते हैं, मैंगो मौजूद है, मैंगो शेक बच्चों को पिला सकते हैं, फालसा मौजूद है उसका जूस पिला सकते हैं। तो ये हेल्दी चीज़ों की तरफ बच्चों के लेके आएँ, इन कोल्ड ड्रिंक्स से अवॉइड किया जाए। दूसरी बात यह है कि जब भी अगर आपने कोल्ड ड्रिंक्स लेनी हो तो किसी मशहूर जगह से लें, और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि लोगों ने मिलते जुलते नाम रखे होते हैं और मशहूर ब्रांड्स को कॉपी किया होता है। जैसे अगर कोई मशहूर ब्रांड है कोई भी लोकल। मगर सर मैं एक ब्रेक के बाद इस पे बात करूँगी कि हम अपने पेरेंट्स को कह रहे हैं यहाँ से लें, वहाँ से लें, यहाँ से ना लें, इधर से ले लें, मगर फूड अथॉरिटी जो है हमारी वो क्या कर रही है? वो क्यों नहीं बंद कर रही है जो हमें अभी तक किसी ऐसी दुकान को ढूंढना पड़ रहा है? ये मिल ही क्यों रहे हैं? बात ये कि हम नहीं ले रहे मगर मिल क्यों रहे हैं? ये अपनी रेडी अपनी दुकान क्यों चला रहे हैं? ब्रेक के बाद बात करेंगे। ओके, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मॉर्निंग विद फ़िज़ा। और नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं कि जो कोल्ड ड्रिंक्स के हवाले से, अब देखें FIR तो आप दे रहे हैं, ठीक है, आप उनको पकड़ भी रहे हैं जो लोग जाली काम कर रहे हैं, जो बोतलों में चीज़ें भरते हैं, मगर किसी ना किसी तरीके से ये वाली जो जाली कोल्ड ड्रिंक्स हैं ये बाकी दुकानों में पहुंच रही हैं, सप्लाई हो रही हैं। तो ये किस तरीके से हो रही हैं? इसका चेक एंड बैलेंस क्यों नहीं रखा जा रहा? देखिए मैडम, हमारी एफ़र्ट्स तो मैंने आपसे तज़किरा किया कि मौजूद हैं। 31 FIRs दी, 73 जो इस तरह के बेवरेजेस के यूनिट्स थे उनको बंद किया। उसके अलावा तकरीबन 60,000 लीटर से ज़्यादा जो जाली बेवरेजेस थी उनको तलब किया। जाली जूसेस को हमने बहुत ज़्यादा तलब किया, और उनकी जो जिस मटेरियल से जो है वो बनाई जा रही थी उनको भी हमने उसको भी तलब किया। इशू क्या होता है? इशू ये होता है कि जब हम FIR करवा के कोर्ट में बेल लगती है तो वो फौरी तौर पे उसको बेल मिल जाती है। ये बहुत बड़ा एक इशू जो है, एक बहुत बड़ा गैप है। किसी भी मुआशरे को रेक्टिफाई करने के लिए ज़रूरी होता है कि वहाँ पे सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट्स हो, कि जो सज़ा और जज़ा जो है वो फौरी तौर पर मिले, इंसाफ मिले, और कोर्ट्स अपना जो है वो किरदार अदा कर रही हों। होता क्या है कि जब बेल हो जाती है तो उसके बाद वो बंदा पंजाब फूड अथॉरिटी के रडार पे तो होता है वो मिलावट करने वाला शख्स, वो किसी नई जगह पे किसी नए मोहल्ले के अंदर तंग गलियों के अंदर जाके वो कारोबार करता है। जब हम 3 महीने के बाद दोबारा पहुंचते हैं उसके वो उस काम को ख़त्म करते हैं, फिर अगले दिन फिर उसको बेल मिल जाती है। तो ये एक ऐसा सर्कल है। मैं तमाम मुअज़्ज़ज़ अदालतों से और पुलिस के ऑफिसर्स जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं उनसे ये गुजारिश करूँगा कि काइंडली इसको देखें कि इस चीज़ का ताल्लुक़ जो है वो आपके बच्चों की सेहत के साथ है, आवाम के बच्चों की जो है, सबकी बच्चों की सेहत के साथ है। हम अगर रात को लेट नाइट जो है वो रेड कर रहे हैं अपनी जानों को मुश्किल में डाल के, प्रैक्टिकली कई जगह पे हमारी टीमों के साथ लोग लड़ पड़ते हैं, लोग उनके ऊपर हमला कर देते हैं। एक हमारे फूड से सेफ्टी ऑफिसर खातून थी, उनको डंडे मारे थे जिसके ऊपर कुछ दिन पहले सज़ा हुई। इस तरह के बहुत से जो है ना वो हमारे वाक़यात होते हैं। तो कम अज़ कम इनको इस बात को मद्देनज़र रखना चाहिए कि पब्लिक हेल्थ ज़्यादा अहम है, इंसान की सेहत ज़्यादा अहम है बनिस्बत इसके कि आप उसको जो है वो बेनिफिट ऑफ डाउट दे के छोड़ दें। तो अगर सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट होगी तो इस तरह का जो मिलावट माफिया है जिसके खिलाफ पिछले साल में हमने 1344 FIRs दी हैं, अगर उसमें से एक भी बंदे को आप 2 साल के लिए सज़ा दे दें। अच्छा चलें, एक बात कि आप तो चलें काम कर रहे हैं, अब एक आम आदमी है कहीं पर कोल्ड ड्रिंक ख़रीदने के लिए जा रहा है, उस आम आदमी को कैसे पता चलेगा कि जो कोल्ड ड्रिंक है ये जाली है या मैं असल कोल्ड ड्रिंक खरीद रहा हूँ? देखिए इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो 1223 हमारा टोल फ्री नंबर है, वो हमसे उसकी एक ब्रिक्स होती है जिससे ये पता चल जाता है कि ये जाली है या जो है वो असली है। दूसरा ये है कि वो उसके टेस्ट से भी उसका अंदाज़ा कर सकते हैं कि उसमें जो कार्बोनेटेड वाटर है उसकी वो क्वांटिटी वो नहीं डालते जो जाली बना रहे होते हैं। और 1223 के ऊपर इतला करके जैसे हम मिल्क टेस्टिंग कर रहे होते हैं तो हमारी फूड सेफ्टी की टीम्स जो हैं वो बेवरेजेस की भी जो है वो टेस्टिंग करके फौरी तौर पे जस्ट 1 मिनट लगता है और हम उसको टेस्ट करके बता देते हैं। मतलब वहाँ पर अगर हम खड़े, ठीक है, और अगर कोई पी रहा है, ठीक है, तो हम वहाँ पे फूड अथॉरिटी को कॉल करेंगे, वहाँ पे आपकी टीम पहुँच जाएगी फ़ौरन? जी, हमारी तमाम लाहौर के टाउन्स में और इसी तरह से बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी हर तहसील में हमारी टीम्स होती हैं। आप इतला करते हैं वो फौरी तौर पे विदिन 30 to 40 मिनट्स या विदिन 1 आवर वो है वहाँ पे पहुँच जाती हैं और उसके मुताबिक जो कानूनी एक्शन होता है वो हम लेते हैं ऐसे मिलावट। अच्छा, अब एक मिनरल वाटर की अगर हम बात करें, ठीक है, अब इस तरीके से ये मिनरल वाटर है, ओके,
अजीब अजीब नामों से बिक रहे होते हैं ये मिनरल वाटर, और खुले आम ये दुकानों में बिक रहे होते हैं। अब हम दुकानों पे आप लोग जाते हैं, कोई आपकी टीम कोई जाती है, जाके देखती है कि भाई ये जो नाम है ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं है, हमने तो कहीं सुना ही नहीं है, तो ये आपके पास ये पानी कहाँ से क्यों पड़ा है? तो वहीं पे जो दुकानदार के पास जितना भी स्टॉक पड़ा है तो उसी वक्त उसको आप लोग चेक करते हैं कि अगर ऐसा है तो उसको ज़ाया करें, कुछ करें, ये सब कुछ काम हो रहा है? क्योंकि दुकानदारों से स्टॉक तो उठाना है ना, क्योंकि दुकानदार भी तो बीच में मुलव्वस है ना कि वो उस चीज़ को ख़रीद क्यों रहा है जब उसको पता है कि ये भाई अजीब किस्म के नाम है जिनके ने नाम ना कि यहाँ पांचा कोई सर पैर कभी सुना ही कोई नहीं है, और उसके बावजूद उस दुकान में बिक रहा है। तो दुकान वाले की भी गलती है ना, व्हाई इज सेलिंग? इसमें एक अवेयरनेस का पहलू है। मैं तमाम शहरियों से आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से गुजारिश करूंगा कि जो मिलते जुलते नाम होते हैं, कि जो मशहूर ब्रांड्स हैं उनसे मिलते जुलते बाज़ औक़ात लोग नाम रख लेते हैं, तो वो रियल नेम्स नहीं होते। अगर ऐसा कुछ भी हो तो हमें इत्तला करें 1223 पे। दूसरा ये है कि हमारी जो फूड सेफ्टी की टीम्स हैं, हमारे पास जो है वो तमाम जो रजिस्टर्ड फूड बिजनेसेस हैं उनका डेटा होता है। हमारे सिस्टम के अंदर उनकी सारी जो है वो ट्रैकिंग सिस्टम मौजूद होता है। हम उसको उसके बार कोड को जब जो है वो स्क्रैच करके जब उसको डी कोड करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये अप्रूव्ड लेबल है, अप्रूव्ड बिज़नेस है या नहीं है। अगर वो अप्रूव्ड नहीं होता तो जहाँ से वो पकड़ा जाता है जिस शॉप से, और उससे पीछे जहाँ से वो आ रहा होता है, हम दोनों के ऊपर एक्शन लेते हैं। और आप अक्सर देखते हैं कि हमारी टीम्स जो हैं वो पानी को तलफ़ कर रही हैं, बेवरेजेस को तलफ़ कर रही हैं, जो जूसेस हैं उनको तलफ़ कर रही हैं, दूध को तलफ़ कर रहे हैं। एक और चीज़ मैं जो बताना ज़रूरी समझता हूँ तमाम नाजरीन को, वो ये है कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट लें, किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर से, किसी भी जगह से आप कोई प्रोडक्ट लेते हैं, तो आप उसकी एक्सपायरी डेट को ज़रूर चेक करें। उसको चेक करना इतना ही ज़रूरी है जितना उस चीज़ को लेना ज़रूरी है, ये बल्कि एक्सपायरी को चेक करना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसको ज़रूर चेक करें। अगर वहाँ पे आपको लगता है कि ये चीज़ एक्सपायर्ड हो चुकी है, हमें इत्तला करें दुकानदार को। ये हम अवेयरनेस मटेरियल्स जनरल स्टोर्स पे भी, शॉप्स के ऊपर भी जो है वो लगवा रहे हैं। अच्छा सर, मैं एक क्योंकि प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो गया, मैं एक आखिरी बात बोल दूं कि देखिए जी, गवर्नमेंट अपनी लेवल से अब काम करना शुरू हो गई है, कर भी रही है। इन जैसे होशियार लोग हैं, समझदार लोग हैं जो अपना काम कर रहे हैं, ठीक है सर, अंजाम दे रहे हैं अपनी जॉब्स। बट हमारा भी एक काम बनता है, वो ये कि अगर हम ऐसी दुकानें देखें, हम कोई ऐसे अड्डे देखें, हमें पता है कि हमारे 4 घर छोड़ के तीसरे एक घर में जो है ना ये काम हो रहा है, यहाँ पर ये चीज़ें बनाई जा रही हैं, तो हमें उधर सलाम दुआ पड़ोसी के साथ अच्छी दोस्ती यारी नहीं रखनी है, ठीक है ना ही उनके मशरूब हमने अपने घर पे लाके बच्चों को पिलाने कि भले 4 बोतलें मुफ्ते में आ जाती हैं, वो हमारे बच्चों को पिला देते हैं या भेज देते हैं क्रेट। नहीं, आपने फ़ौरन फ़ोन करना है। अगर आप एक अच्छे शहरी हैं तो आपने एक फ़ोन करना है और आपने बताना। अच्छा, वो नंबर मुझे बता दें, क्योंकि आप सबको ये नंबर जो है ना आपके मोबाइल पे सेव होना चाहिए। अगर आप कहीं ऐसी हरकत कोई देखें, कॉल करें फ़ौरन, ठीक है, शिकायत करें, कंप्लेन करें और बुलाएं आप इंस्पेक्शन के लिए। तो मुझे बताइएगा नंबर कहाँ कॉल कर सकते हैं? 1223 हमारा टोल फ्री नंबर है। 1223 इस पे आप इत्तला कर सकते हैं। उसी वक्त हमारी जो कंसर्न टीम है उस तक वो जो है। सर इससे पहले शुरू में कुछ भी नहीं लगाना ना? नहीं, 1223 पे आप इत्तला करेंगे, आपकी जो है वो जैसे 1223 डायरेक्ट बस ऐसे कॉल करना है। पंजाब फूड अथॉरिटी कॉल करने का शुक्रिया। आप किसी भी मालूमात या शिकायत के लिए हमें बजरिया व्हाट्सएप रब्ता कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0333101730। ठीक है, मतलब इनके व्हाट्सएप पे भी फौरन वो वीडियो पिक्चर बना के फौरन रब्ता कर, वो डिटेल पहुंच जाएगी। उसी वक्त जो कंसर्न टीम है उसको डायरेक्शन मिल जाएगी। हमारे एक डायरेक्टर लेवल के ऑफिसर उन तमाम जो कंप्लेंट्स हैं उनको डेली बेसिस पे मॉनिटर करते हैं और उसका डेटा जो है और उसके ऊपर जो भी फीडबैक होता है हमें पहुंचाते हैं। हमारी तकरीबन 90% से ज़्यादा जो सिटीज़न की सेटिस्फेक्शन है कंप्लेंट्स के ऊपर, विच इज़ अ बिग अचीवमेंट। तो हम बिल्कुल मुतहरिक हैं, इसी जो है वो मिशन समझते हुए फूड सेफ्टी को लेते हैं। और आवाम से भी, तमाम पब्लिक से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इस तरह के मिलावट माफिया के ऊपर अपनी नज़र रखें ताकि हम सब लोग जो है इनके शर से बच सकें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और यही बात है, गवर्नमेंट लेवल काम कर रही है मगर अपने लेवल पे भी कुछ कीजिए। टेक अ ब्रेक। नाज़रीन, अभी हम बात करेंगे बच्चों के लिए।
ये जो आजकल बच्चे हैं ना, उनमें आप देखें तो बच्चों के अंदर बेचैनी बहुत ज़्यादा नज़र आती है। एक तबीयत में चिड़चिड़ापन, थोड़े से बड़े हो जाएं, स्कूल जाना शुरू हो जाएं, तो फिर इतनी सी एज में डिप्रेशन में भी नज़र आते हैं। क्या ऐसी चीज़ें कि जिसकी वजह से ये जो बच्चे हैं डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं? क्या इनको पढ़ाई का बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है छोटी सी उम्र में? क्या मसला है इनके साथ? या फिर मैं आपको बताऊं, ये तो चलो हम एक दुनियावी बात करते हैं, मगर एक, क्योंकि मैं बीइंग अ मदर कुछ चीज़ों को आपके सामने रखना चाहूँगी, तो आप लोग भी शायद उसके साथ जो है ना अपनी चीज़ों को मैच करके कुछ चीज़ें समझने की कोशिश करें। आज के दौर में ना हमारे जो पेरेंट्स हम लोग जो बन गए, हम अपने बच्चों को सुनना पसंद नहीं करते, हम अपने बच्चों की बात नहीं सुनते। एक कहानी मैं आपके साथ नरेट करती हूँ। एक अली होता था, उसका एक बेटा था, ठीक है, था अच्छा, फर्माबरदार था, समझदार था, इंटेलिजेंट था, मगर थोड़ा सा खुदसर था, बोलता बहुत ज़्यादा था। जैसे छोटे बच्चे जो टीन एज की तरफ जाते हैं उनको बोलने का बड़ा शौक़ होता है। तो हुआ ये कि जब वो बोलना शुरू करे तो अब्बा उसको कहे चुप हो जाओ, बस अब नहीं बोलना, खामोश हो जाओ। फिर वो कहीं किसी महफिल में, मेहमानों में अपने अब्बा के साथ आके बैठ जाए तो फ़ौरन अब्बा उसको कहे मैं तुम्हें कितनी बार कहा कि बड़ों के बीच में नहीं बोलते, बड़ों के बीच में बैठते क्यों तुम, जाओ यहाँ से। वो यही सुनता रहे, वो यही दिमाग में बिठाता रहे। एक दिन क्या हुआ कि स्कूल में तकरीर थी जिसमें तकरीर का मुकाबला था। उसने तकरीर की बड़े अच्छे तरीके से और वो ट्रॉफ़ी जीत गया। वो ट्रॉफ़ी लेकर घर आया तो अपने बाप के पास गया। अब बाप को जाके बोला कि बाबा आज भी आप मेरी सुनेंगे या मैं चुप ही कर जाऊँ। ये कहकर वो ट्रॉफ़ी लेके साइड पे चला गया। उस वक्त अली के पैरों तले ज़मीन निकल गई। उसको एहसास हुआ कि मैं जो फर्मा बरदार बाप होने का दावा करता हूँ, आज मैंने अपनी इतनी सी हरकत से अपने बच्चे का दिल तोड़ दिया। फिर उसी वक्त उसने जाके ये फ़ैसला किया कि मैं अपने बच्चे से माफ़ी मांगूंगा। उसने उसको पास बुलाया, उसको गले लगाया, उससे माफ़ी मांगी और उसको बोला कि बेटा मुझे माफ़ कर दो कि मैं तुम्हारी बात नहीं सुन सका, मैं तुम्हें समझ नहीं सका। उसके बाद अब अली का जो बेटा है वो भी बड़ा हो गया है और वो लोगों को कहता है कि आप जो है काम करें, मेहनत करें, बड़ों का अदब करें, उनकी रिस्पेक्ट करें, मगर उनसे सवाल पूछना नहीं छोड़े। क्या बात है। तो हम अपने बच्चों की सुनते नहीं हैं शायद। जब तक आप किसी की सुनेंगे नहीं तो एंजाइटी का शिकार हो जाएंगे। तो आज मेरे पास इस पे बात करने के लिए है डॉक्टर आमना आरिफ हैं और माहिर नफ्सियात है, हमें बहुत अच्छी तरीके से समझा सकेंगी कि एंजाइटी क्या होती है। क्योंकि एंजाइटी तो मुझे लगता है आमना बड़ों में भी हो जाती है। जी बिल्कुल। तब जब आपका कोई सुनने वाला नहीं होता, जब आपको फील होता है कि आपकी कोई सुन ही नहीं रहा यार। बिल्कुल। तो हम बच्चों को भी तो नहीं सुनते आमना। थैंक यू वेरी मच, आप इस टॉपिक को टेकअप कर रही हैं बात करने के लिए। जैसे आपने कहा तो मैं सोच रही थी कि काश अली के बेटे जैसे सब अगर हों, जो कि रियलिटी नहीं है। अक्सर बच्चे इसके ऑपोजिट चले जाते हैं और वो चुप लगा लेते हैं, तभी तो एंजाइटी को लीड करते हैं ना। ये तो उस बच्चे का बड़ा अच्छा है कि उसने जाके डिबेट की और कप लेके आया और अपने फादर से कहा। अगर ये वाला एंगल आ जाए तो फिर तो क्या बात है। क्योंकि बच्चा समझदार था ना, बच्चा बेटा इंटेलिजेंट भी था, पर्सनैलिटी भी डिफरेंट वेरी। लेकिन होता क्या है कि अक्सर जब बच्चों की नहीं सुनी जाती तो फिर वो बोलना छोड़ देते हैं। हाँ। और लेकिन वो उनकी खामोश चीख होती है कि काश कोई मुझसे पूछ ले कि मैं क्या सफ़र कर रहा हूँ। और ये आजकल हमारी सोसाइटी में इतना कॉमन है। तभी मैंने कहा कि आपने इतना अच्छा टॉपिक लिया, क्योंकि हम तो फेस कर ही रहे हैं एंग्जाइटी, लेकिन वो बच्चे जो अभी ग्रो कर रहे हैं, अभी बहुत छोटे हैं। हम इस स्टेज में एंग्जाइटी हमें पता ही नहीं होती थी कि क्या है, इतनी छोटी एज में जो बच्चे फेस कर रहे हैं। लेकिन आजकल तो बहुत कॉमन होती जा रही है और उसकी मल्टीपल रीजंस है। एक तो घर का इन्वायरमेंट, पेरेंटिंग स्टाइल्स वैसे नहीं रहे, ना ही पेरेंट्स का बच्चों के साथ इंटरेक्शन वैसा रहा कि एक पेरेंट बैठ के बच्चे से कभी पूछे, कभी बात करे कि स्कूल में कैसा फ़ील होता है। बस हमें होता है कि बच्चा स्कूल जा रहा है और स्कूल से वापस आ रहा है और वो अब इस क्लास में चला गया, अब इस क्लास में। मैं आपको बताऊं क्या रिएक्शन होता है। बच्चा स्कूल से आया ना तो माएँ पता है क्या रिएक्ट करती हैं बच्चों के साथ, ये कार्ड वार्ड मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं खुद एक माँ हूँ, मुझे सब कुछ पता है। अच्छा होता क्या है, जैसे ही बच्चा घर के अंदर आया ना तो सबसे पहले शुरू हो जाएंगी, बस्ता किधर रखा है, ये क्या तरीका है, जूता किधर रखा है, पागल हो गए, जाके जूता रख के आओ, नौकर नहीं हूँ तुम्हारी, ये किधर गिलास पी के पानी से रख दिया, उठाओ जाके, उठा के वहीं रखो, क्या बनाया भाई, पागल हो तुम। ये रिएक्शन, खाना नहीं खाया, प्लेट खत्म करो, ये छोड़ा क्यों तुमने। भाई बच्चा घर के अंदर आता है ये सब सुनने के लिए आता है, क्योंकि हमारे पास पेरेंटिंग रह ही बस इतनी सी गई है ना। क्योंकि हमारे पास इतना सा टाइम है
कि बच्चे अक्सर तो मदर्स वर्किंग है, लेकिन जो घर में भी है ना वो भी इतने मल्टीपल कामों में इंगेज होती हैं कि इतना सा टाइम है कि बच्चे के लिए हमारी पेरेंटिंग बस ये रहेगी कि वो स्कूल से आएगा और बस्ता रखेगा, और यही वो बुनियाद डालता है कि बच्चा पता नहीं स्कूल में क्या फेस करके आ रहा है। और वो आप नहीं पूछेंगे तो कौन पूछेगा, मदर्स से ज़्यादा कौन पूछेगा बैठ के, आप नहीं पूछेंगे ना फिर कोई दूसरा पूछेगा ना, वो उसका कोई फ्रेंड होगा। जो कि इतने से बच्चे के आजकल में होता है 5 साल 6 साल 7 साल के बच्चे भी एंग्जाइटी फेस कर रहे हैं, लेकिन वो बता नहीं पाते। तो मदर का तो रोल सबसे पहले, फादर का भी ये है कि बच्चे से पूछें तो सही कि वो क्या फेस कर रहा है। क्योंकि आप देखेंगे एंग्जाइटी के मेन अच्छा, एंग्जाइटी के बारे में अगर हम बात करें तो आपको जज्बाती सिम्टम भी उसके अलामात नज़र आती हैं और जो जिस्मानी भी, कि जैसे अगर बच्चा सिर्फ आके स्कूल से कह रहा है ना मेरे स्टमक में पेन हो रहा है, मुझे यहाँ कहीं पेन हो रहा है, तो हम कहते हैं कि पता नहीं क्या ख़राब खा के आ गया है, जबकि दरअसल ये एंग्जाइटी का एक सिम्टम है। अगर बच्चा बहुत रूटीन में ये कहना शुरू हो गया ना कि मेरे सर में दर्द रहता है, मुझे यहाँ कहीं पेन होता है स्टमक में, या मुझे वॉमिट फील होती है, तो अब हम एकदम से कंक्लूजन पे जाते हैं कि इसका स्कूल जाने का दिल नहीं कर रहा। जबकि ये अगर कंसिस्टेंटली रूटीन से सेम बात बोल रहा है, इट मीन्स ये एक जिस्मानी अलामत है एंग्जाइटी की। और जज्बाती अलामत में क्या है कि बच्चा चिड़चिड़ापन इतना ज़्यादा हो जाता है, जैसे मदर अगर उसके ऊपर इतना चीखेंगी कि तुम ये करो वो करो वो करो, वो ही सेम रिफ्लेक्शन बच्चे का आता है। हर वक्त इंसल्ट ही ना निशाना बनाया होता है। घर के अंदर घुसेगा तो अब्बा बोलेगा सलाम नहीं किया, सलाम नहीं आता करना। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम इसको और एलैबोरेट करते हैं। आप भी साथ दे सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ओके जी, हम बच्चों की एंजाइटी के ऊपर बात कर रहे हैं। हमारे पास आमना मौजूद है। अच्छा आमना, हम ये बात कर रहे थे कि ये जो हम बच्चों की सुनते नहीं हैं, बच्चों के ऊपर रोब जताते हैं, बच्चों को हर बात पे कहते हैं नहीं अभी नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, तो क्या हम बच्चों के साथ दोस्त नहीं बन सकते? उनकी एंजाइटी जिस वजह से उनको हो रही है क्या सुन नहीं सकते? और क्या ये नींद की वजह से भी होता है? क्योंकि बच्चे चिड़चिड़े जो मोस्टली होते हैं तो वो नींद की वजह से भी होते हैं, जब उनकी रातों की नींदें पूरी ना हो या उनकी कोई बात सुन ना रहा हो। अच्छा, पहले तो ये कि जो एंग्जाइटी जो हमारा टॉपिक है मेन, उसके बहुत से अलामात में से एक अलामत ये भी है कि बच्चे की नींद डिस्टर्ब होती है। मतलब बगैर वजह के बच्चा नींद कभी ज़्यादा कभी कम नहीं कर रहा होता, कभी वीकेंड पे तो चल जाता है। लेकिन एंग्जाइटी का एक बहुत मेन फीचर ये है जो हमें एकदम से देखने में, बच्चा चिड़चिड़ा होता है, नींद डिस्टर्ब होती है, या तो बिल्कुल ही सोता रहेगा या बिल्कुल सोना छोड़ देगा, पूरी पूरी रात जाग रहे हैं। अच्छा वैसे बाय द वे हो सकता है पेरेंट्स, सुनने वाले पेरेंट्स के माइंड में आए कि आजकल तो वैसे भी वेकेशन चल रही है, बच्चे सोते कहाँ हैं, लेकिन उसमें उस वेकेशन की छुट्टियों में और एंग्जाइटी वाले सोने में डिफरेंस है। जब वेकेशन में बच्चे वैसे सोते हैं, खाते पीते हैं तो वो खुश नज़र आते हैं, लेकिन अगर बच्चा एंग्जाइटी की वजह से ज़्यादा सो रहा है, ज़्यादा खा रहा है या कम हो रहा है दोनों साइड पे, तो वो बहुत आपको अजीब मुरझाया हुआ नज़र आता है। मतलब एक मदर या फादर की नज़र सबसे पहले पहचान सकती है कि मेरा बच्चा जो भी कर रहा है, जैसे पूरी रात बैठा हुआ है। अच्छा स्क्रीन का जो यूज़ है आजकल, आपने जो क्वेश्चन किया वो तो है ही कि पेरेंट्स को बात करनी चाहिए। अगर पेरेंट्स बात नहीं करते ना, ज़्यादा देर टाइम नहीं देते, तो बच्चे का ज़्यादा टाइम गुजरता है स्क्रीन पे। तो स्क्रीन पे मैं आपको एक रीसेंट केस बताऊँ कि एक बच्चा मेरे पास आया और उसने ना यहाँ कट्स लगाए हुए थे नेल्स से, तो उसकी मदर थी जो लेके आई मेरे पास कंसल्टेशन के लिए। और उस बच्चे के साथ जब मैंने बैठ के बात की तो पता चला, वो कहता है कि मैंने एक वीडियो देखी थी जो यूट्यूब पे छोटे छोटे शॉर्ट्स होते हैं कि एक बच्चे का कट लगा हुआ था और उसकी मदर ने फ़ौरन उसको गोद में पकड़ लिया था। तो मैंने कहा कि मेरी मदर भी मुझे ना गोद में ज़रा उठाती कम है, तो मैंने कहा आपने सिर्फ ये जस्ट इसलिए किया कट, ये अपने नेल से उसने अपने ये स्क्रीन का एक तो माइंड मेकअप उसने किया, दूसरा मदर्स की तरफ से इतना बड़ा लेसन था कि आपका बच्चा अगर आप नहीं हैंडल करें ना, आप उसकी बात नहीं सुन रहे, तो फिर क्या होगा, फिर जाएगा उस तरफ, सोशल मीडिया स्क्रीन की तरफ। और आजकल तो प्रेप के बच्चे, नर्सरी के बच्चे नहीं पूरी पूरी रात लैपटॉप या मोबाइल छोड़ते हैं। तो इसलिए जितना हो सके अपने बच्चे को आपने खुद सुनना है। मगर हम कैसे अपने बच्चे से ये स्क्रीन टाइमिंग छुड़वा सकते हैं? देखिए हम तो खुद अपने जो रील्स है उसको देखे जा रहे हैं, हमारा सारा टाइम तो हम अपने इंस्टा रील्स पे रील्स पे गुजार देते हैं। फिर हम बच्चे को कैसे कह सकते हैं कि बस तुम अपनी ये यूज़ करोगे, खबरदार जो तुमने आईपैड यूज़ किया, खबरदार जो तुमने ये चीज़ देखी। नहीं कह सकते ऐसे, हम नहीं कह सकते क्यों गेम खेल रहे हो, हम स्क्रीन टाइम उनसे छीन ही नहीं सकते। क्योंकि बच्चों में एंग्जाइटी की पहली वजह यह है कि हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो गया। जैसे मैंने पहले मेंशन किया, लाइफस्टाइल का मतलब है कि पेरेंट्स को पहले अपना लाइफस्टाइल मैनेज करना, फिर आप बच्चे को कुछ कह सकते हैं। अब लाइफस्टाइल का मतलब ये नहीं कि हाल ही हम भी मोबाइल छोड़ दें और उनको भी कहें अब चलो बैठ जाते हैं, हमें कोई एक्टिविटीज़ प्लान करनी पड़ेंगी। देखिए अगर बच्चा आईपैड यूज़ कर रहा है या स्क्रीन टाइम उसकी ज़्यादा हो रही है, तो हम उसको ये भी तो कह सकते हैं कि बेटा काफ़ी देर हो गई तुम ये अभी यूज़ कर रहे हो, तो चलो 20 मिनट और यूज़ कर लो, ठीक है बेटा। फिर उसके बाद हम होमवर्क साथ बैठ के करेंगे,
हम ऐसी भी तो बात कर सकते हैं ना, बिल्कुल ऐसे भी कर सकते हैं, उसके बाद लेकिन होमवर्क करो जाके, ये वाली हाँ। बात है। हम साथ बैठ के होमवर्क करें। एक ब्रेक के बाद आप इसको थोड़ा एलैबोरेट कीजिएगा। हम अभी बात कर रहे हैं बच्चों की एंजाइटी के ऊपर, आपको दोबारा मिलते हैं ब्रेक के बाद। बच्चों की एंजाइटी के ऊपर बात कर रहे हैं, आमना हमारे साथ मौजूद है। अच्छा, एक और पहलू होता है, आमना इसको अच्छा एलैबोरेट करेंगी, कि जिन घरों में पेरेंट्स जो है गालम गलौज करते हैं, लड़ते हैं, बदतमीज़ी करते हैं, चीखम चिल्ला करते हैं, एक दूसरे की तजलील कर रहे होते हैं, एक दूसरे के ख़ानदानों तक पहुंच जाते हैं, वो उसके माँ बाप तक पहुंच जाएगा, वो उसके माँ बाप तक पहुंच जाएगी, ठीक है, आपस में तू मैं शोर शराबा। वो बच्चे जो होते हैं, जो उनके देख रहे होते हैं, बच्चे तो टेप रिकॉर्डर होते हैं, जो आप उनको दिखाते हैं वही वो आगे माशरे में लेकर जाते हैं, सोसाइटी में लेकर जाते हैं। तो ये भी तो एक बच्चों की एंजाइटी है ना, कि बच्चे किस माहौल में परवान चढ़ रहे हैं और किस तरीके के माहौल में तरबियत पा रहे हैं, फिर वो बाहर यही चीज़ें तो लेके जाएंगे। बिल्कुल। और सबसे भरकर ये कि ऐसे जैसे आपने बताया कि पेरेंट्स, जैसे माँ है तो वो बाप की फैमिली की बुराई कर रही है, मतलब जब आपस में लड़ रहे हैं, और वो अब दोनों, वो उसके दादा का घर है, वो उसके नाना का घर है, तो बच्चे जब उन्हीं फैमिली से मिलते हैं तो फिर वो उस कॉन्फ्लिक्ट में होते हैं कि अब मैं इनसे अच्छा बिहेव करूं या मैं वो याद रखूं जो माँ बाप ने कहा था। हाँ, मेरी माँ ने कहा था कि इसने ऐसा किया, हाँ, और तो बाप ये ने कहा था मेरे वो लिए ऐसा। हाँ बुरा ही है। तो बच्चा अल्टीमेटली, आप सिर्फ और सिर्फ अगर कुछ कर रहे हैं ना बच्चे के सामने, आप देखें कि यूजुअली पहले बचपन में, हमारे बचपन में माँ बाप ने कोई बात भी करनी होती थी तो बच्चे के सामने नहीं करते थे। इवन यहाँ पे तो अभी बात हो रही थी कि एक केस में कि बच्चे की फीस अगर स्कूल में नहीं दी जा रही ना, तो वो भी पेरेंट्स बच्चे के सामने बैठ के बात कर रहे हैं। तो बच्चा सिर्फ बहुत से प्रेशर अपने अंदर रखता है और शेयर नहीं कर पाता। बच्चा अपने बाप से कोई चीज़ या माँ से कोई चीज़ डिमांड करते तो आजकल बोल देते होते हैं कि हमारे ना हालात ठीक नहीं है, हाँ। अभी मेरी ये डील नहीं हुई तो मैं ये करवा दूंगा, ये कर दूंगी। ये भी तो गलत बात है, बच्चों के साथ ये चीज़ें तो नहीं शेयर करनी चाहिए। यही तो उनका क्या कहते हैं ताल्लुक कि इस ये चीज़ से? लाइफस्टाइल चेंज है, जो हम कहते हैं बड़े मॉडर्नाइज हो गए, जबकि हमारे पेरेंट्स हमारे से ज़्यादा समझदार इसलिए थे कि हमें नहीं कभी पता कि वो क्या अफोर्ड कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, क्योंकि हम उनसे मांगते थे और वो मैं तरीके से समझा देते थे। लेकिन जैसे हम डायरेक्टली बोल देते ना, अभी पैसे नहीं है, अभी ये देखो, ये मतलब हम बच्चे के साथ बच्चे के लेवल पे जाके नहीं सोचते, हम अपने लेवल पे उसको लेके आ जाते हैं कि ये सारी डिटेल उससे वो शेयर कर देते हैं जो अभी उसकी एज के अकॉर्डिंग नहीं उसको पता चलनी सारा चाहिए। दिन वो इस एंजाइटी में रहता है। तो अच्छा, बच्चे को हम ये भी डिप्रेशन देते हैं, तुम बाबा से ज़्यादा प्यार करते हो, तुम मामा से ज़्यादा प्यार नहीं करते, माँ और बाप कहेगा तुम माँ से ज़्यादा प्यार करते हो, तुम बाबा से। ये भी बच्चे को एंजाइटी का शिकार करते हैं। ये आपने बहुत अच्छी बात की। और इससे होता क्या है कि बच्चा मतलब फिर बच्चा फादर से परमिशन लेता है, माँ को पप्पी कर लूँ, मतलब एक केस में ये देखा है, और माँ के पास आके कहता है कि बाप के पास चल जाओ, आप नाराज़ तो नहीं है। मतलब इस हद पे हम गिर गए कि एक बच्चा अपने फादर से पूछेगा कि माँ को प्यार करूँ, माँ से पूछेगा कि, और ये सोचें कि उस बच्चे की दिमागी हालत क्या होगी उस सिचुएशन में। अच्छा, फिर बच्चे को ये कह भी देते हैं ना, ये तो इसी का है, ये तो माँ का है, ये अपनी माँ का ही है। अच्छा, और बच्चों में ना बांट देंगे बच्चे। नहीं, लेकिन आपको मैं बताऊं कि बच्चे आजकल आंसर करते हैं, वो कहते हैं आप माँ बाप दोनों मेरे लिए इक्वल हो। ये बच्चे आंसर करते हैं कि हम उसको जितना मर्जी कहते हैं तुम तो माँ की हो, तुम तो बाप की हो, तो वो आपको चुप करवा देता है ये कह के कि आप दोनों तो मेरे माँ बाप हैं, क्योंकि वो माँ बाप को एक चीज़ देख रहा होता है, ये हमने अपने आप को डिवाइड किया होता है कि वो तुम्हारा है, वो तुम्हारा है। बच्चा ऐसे देख रहा होता है कि मेरे माँ बाप है, एक चीज़ है दोनों। तो हम जितना अच्छा, तो ये बेसिकली हम सिर्फ अपने बच्चे को ना कॉन्फ्लिक्ट, ज़हनी तौर पे परेशान और ये चीज़ों में डालते हैं। अब ना बच्चे के सवाल से आज के दौर में जो पेरेंट्स हैं वो इतना चिढ़ते क्यों हैं, इतना घबराते क्यों, इतना गुस्सा क्यों खाते हैं? बच्चे का लर्निंग प्रोसेस जो है वो उसके सवाल से ही शुरू होता है ना। जब बच्चा सवाल नहीं करेगा तो सीखेगा कहाँ से? सीखने के प्रोसेस बेसिकली होता ही है कि उसमें गलती होती है, और यही तो है कि अगर आपने अपने बच्चे को एंग्जाइटी से बचाना है ना, तो परफेक्शनिज्म का टैग पहले उससे उतारें। और मैं आपको बल्कि एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये इस तरह की चीज़ें जो सब पेरेंट्स को सोचना है कि कहीं आप अपने बच्चे में अपना बचपन तो नहीं देख रहे। मतलब ये एक रिसर्च थी, उसमें मल्टीपल हज़ारों लोगों से डाटा लिया गया और ये एक रियलिटी सामने आई कि जो बचपन में हम नहीं कर पाए ना। एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं, स्टे ट्यून। हम बच्चों की एंजाइटी के ऊपर बात कर रहे हैं। अच्छा, कुछ बच्चे जो हैं उनके साथ हरासमेंट होती है, कुछ बच्चियाँ, कुछ लड़के भी, ठीक है। अब ऐसी छोटी उम्र में उनको बैड टच या फिर उनको गंदी निगाह से देख लिया जाता है, बच्चों को पता चल जाता है, मगर बच्चे छुपा रहे होते हैं, अंदर ही अंदर ना घबरा रहे होते हैं, बोल नहीं रहे होते हैं। बच्चे सारे घर वालों के साथ बैठे हुए भी ना एक अपने एक फेज़ में होते हैं, उनको अपनी एक जो दुनिया है ना वो अच्छी नहीं लग रही होती है, और उनको घबराहट होती है, उनका सांस रुक रहा होता है, उनको यही सारी चीज़ें जो आप बोल रही। तो ये जो हरासमेंट है, ये भी तो बच्चों की एक एंजाइटी का बहुत बड़ा सबब है, बहुत कि वो अंदर ही अंदर रख रहे हैं और बोल नहीं पा रहे हैं।
क्योंकि वो बोल इसलिए नहीं पा रहे कि जब एक वही है कि पेरेंट्स ने या फादर ने या मदर ने कॉन्फिडेंस नहीं दिया कि आपके साथ कुछ भी होता है तो आपने आके मुझे बताना है। और अगर बच्चा नहीं भी बता रहा है तो आपको बैठ के बच्चे से पूछना है। जैसे मैंने कहा, उसे पूछें कि उसको किसी के घर गए थे या स्कूल में कैसा एक्सपीरियंस चल रहा है। उसकी वजह क्या है, जैसे आपको बच्चे के बिहेवियर में चेंज नज़र आना शुरू हो जाएगा। वो ज़्यादा वही वजह से मैंने पहले कहा, मुरझाया हुआ नज़र आएगा, डरा डरा नज़र आएगा, वो ज़्यादा डरने लग जाएगा डिफरेंट चीज़ों से। ऐसे बच्चे की निशानी ये है कि वो कॉन्फिडेंटली मार्केट में, जैसे अगर पेरेंट्स के साथ जाता है, मार्ट में जाता है, तो वो सिंपल काउंटर पर जाके पहले खुद पेमेंट कर रहा था, अब वो बच्चा घबराता है, वो किसी को पैसे पकड़ाने से भी घबराता है। इस तरह के केसेस जो मेरे पास आए तो वो उनमें ये चेंजेस नज़र आए कि वो बैड टच किसी अंकल ने या किसी ने किया फैमिली में, वो पेरेंट्स तक नहीं पहुंचा, लेकिन बच्चे के बिहेवियर में ये डिफरेंस आया कि वो डरना शुरू हो गया। वो घर में, अपने ही घर में एक से दूसरे रूम में डरना शुरू हो गया और पेरेंट्स से कहना शुरू हो गया कि अच्छा मैं कहीं जाऊँगा तो आप मेरे साथ रहेंगे, मेरे साथ साथ रहेंगे। मतलब वो बार बार मेक श्योर करते हैं कि कहीं अकेले तो नहीं छोड़ देंगे। माँ के पल्लू के पीछे कुछ हाँ, बच्चे ज़्यादा घुस रहे चिपकना होते हैं, शुरू हो जाते हैं। वो कहते हैं हाँ कितनी प्यारी बच्ची है, वो माँ के पल्लू के पीछे घूम। ये वो सिम्टम है जो हमें अंडरस्टैंड करना है कि कुछ ना कुछ ऐसा है जो बच्चे के, ये वो कहते हैं ये उसकी खामोश पुकार है कि मुझसे पूछें कि मेरे अंदर क्या तूफ़ान आया हुआ है। और वो बच्चा है, उसको नहीं पता चलता कि इसको एंग्जाइटी कहते हैं या इसको डिप्रेशन कहते हैं या ऐसी टर्मिनोलॉजी, या उसको सिर्फ इतना पता है कि मेरे साथ कुछ हो रहा है जो मुझे परेशान कर रहा है और मेरा कोई पूछने वाला नहीं है। या जैसे ही हम उसके साथ बैठ कर उसको कॉन्फिडेंस देंगे ना कि आप हमें बताएं, और हमें कैसे पता चलेगा, ये सारी अलामात देखते हुए। कुछ भी नहीं है ना, बच्चा ज़्यादा हर वक्त आपको ना चुप चुप बैठा हुआ नज़र आएगा, या उसकी वो, जैसे मैंने पहले कहा, बहुत पेन का हर वक्त एक कंप्लेन करता रहेगा। और ख़ास तौर पे जो आपके बच्चे के स्टमक का पेन होता है, उसके मैदे की जो दर्द है, इसका डायरेक्टली लिंक इससे है कि वो परेशान है। बहुत कम है कि वो फूड पॉइजनिंग भी होती है, लेकिन जो कांस्टेंट बार बार रिपोर्ट कर रहा है, तो ये जो बच्चे का आपको चिपके रहना, डरे रहना, कॉन्फिडेंस एकदम से आसमान पे, मतलब बिल्कुल ऐसा कॉन्फिडेंट बच्चा था और वो एकदम से डरना शुरू हो गया है। वो मार्केट में भी जा रहा है या वो कुछ जगहों पे जाने से, अच्छा एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या था कि एक प्रेप की क्लास का बच्चा और उसके स्कूल से ट्रिप जा रहा था, और वो बच्चा बहुत सोशल था, बच्ची थी बहुत सोशल थी, लेकिन वो ट्रिप में उसके पेरेंट्स ने उससे कहा कि तुम जाओ और अपने फ्रेंड्स को ज्वाइन करो, और उसने ट्रिप भी मिस करना शुरू कर दिया। इस हद तक बच्चे जाते हैं कि जो चीज़ें उनको पहले पसंद थी वो आहिस्ता आहिस्ता उनको छोड़ना शुरू कर देते हैं। मतलब एक छोटे से बच्चे को, नर्सरी प्रेप की क्लास के बच्चे को कितना अच्छा लगता है अगर स्कूल में टीचर्स, और बाय द वे वैसे स्कूल की बात हो रही है, बुलिंग, हम एक बात हमने जिक्र नहीं किया कि बुलिंग आपके पीयर्स तो समटाइम करती हैं, दूसरे बच्चे आपको कोई ताना दे दिया, आपका कलर थोड़ा सांवला है तो उस पर टीचर्स भी आजकल बुलिंग का सोर्स बने हुए हैं। मतलब टीचर्स को पता नहीं चलता शायद, या यहाँ पे एक साइको एजुकेशन की ज़रूरत है, टीचर्स की ट्रेनिंग की ज़रूरत है। स्कूल इतना बड़ा सोर्स है छोटे बच्चों के लिए ख़ास तौर पे, क्योंकि वो बच्चे पेरेंट्स के बाद स्कूल पर रिलाई कर रहे होते हैं, तो टीचर्स ट्रेनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि समटाइम्स सिर्फ टीचर्स ही हैं जो उनको नहीं शायद पता होता, या पता होता है कि वो भी बुली कर रहे होते हैं बच्चे को। वो कोई ऐसा किस हिसाब से, जैसे कि वो उसको आते ही कह देते तुम्हें तो पता नहीं, ये क्या फजूल, हमेशा ही लेट आते हो, ये बच्चा तो लगता है ये कर ही नहीं पाएगा, जब तुम स्कूल ही नहीं आओगी या तुम स्कूल ही नहीं आओगे तो तुमने तो बस तुम्हारे ग्रेड ऐसे ही आने हैं। मतलब अभी रिजल्ट भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, एक बच्चा घर की परेशानी में या वो एंग्जाइटी फेस कर रहा है घर में, और वो बच्चा स्कूल अवॉइड कर रहा है और वो स्कूल लेट पहुंचा है, तो एक तो वो घर में फेस करके आ रहा है, आगे से टीचर ने कमेंट कर दिया कि इसके क्या नंबर आने हैं, ये तो स्कूल में आते ही लेट है। कुछ ना ये जो पेरेंट्स मीटिंग होती है ना, मैं कभी कभी इसके थोड़ी सी ख़िलाफ़ हूँ, आप बीइंग अ मदर इस चीज़ को शायद एग्री करें। जब पेरेंट्स मीटिंग होती है तो अच्छा, जैसे मैं और मेरे हस्बैंड तो आपको पता है सेपरेट है, बट उसके बावजूद जब फ़राल की कोई पेरेंट्स मीटिंग को हम दोनों जाते हैं साथ, और साथ बैठे होते हैं और टीचर की सुन रहे होते हैं, तो मोस्टली ये होता है कि जब फ़राल होती है ना साथ, तो मैं उसको ये कहती हूँ फ़राल आप जाएँ अपने बच्चों में थोड़ी देर खेलें। तो मुझसे ना ये मुझे नहीं अच्छा लगता कि बच्ची साथ बैठी और उसकी कोई भी बात है या बुराई है, उसकी कोई वीकनेस है, वो उसके मुंह पे बताई जा रही, ये यहाँ पे बिल्कुल ठीक नहीं है, ये यहाँ पे ये करती है, ये क्लास छोड़ के चली जाती है, टेंशन नहीं होती है, ये क्लास में सो रही होती है, ये क्लास में चुपके से खा रही होती है, ये बातें बात करती है, कोई भी बात मुझे मैंने कहा कि कोई भी कंप्लेन उसके सामने नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैं इसको ना बहाने से भेज देती हूँ और फिर बैठ के सुनती हूँ, मैं बिल्कुल तरीके से सुनती हूँ, और फिर मैं उनके साथ एक कंपनी बनाती हूँ, पूरी एक ग्रुप बनाती हूँ जिसमें मैं डिस्कस करती हूँ कि अब हम इसको किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। तो आपको खुद सबसे पहले इसकी सजेशन देनी चाहिए आगे, जो मैं कह रही हूँ कि टीचर ट्रेनिंग की ज़रूरत है, कि ये मेंटल हेल्थ का पार्ट है। तो आप बोले ना अभी इस प्लेटफॉर्म से कि टीचर्स को रिक्वेस्ट करें, आपके जितने भी स्कूल के इदारे हैं, आप बोलें, खुद बोलें कि प्लीज़ ये जो है ना, ये बच्चों को बिठा के जो आप पेरेंट्स के सामने पेरेंट्स मीटिंग दो, पेरेंट्स के साथ सेपरेट, कुछ स्कूलों में सेपरेट भी होती है, मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं होती है, कुछ स्कूल हैं स्मार्ट, मगर हर स्कूल नहीं है, हर स्कूल में ये चीज़ें
नहीं है, बच्चे को साथ बिठा के, जी ये गलत। और ये मैंने अपने एक पहले भी मेरा प्रोग्राम था उसमें मैंने ये हाईलाइट किया था कि बच्चे के सामने तो पेरेंट्स को भी डिस्कस नहीं करना चाहिए कि वो उसके बारे में नेगेटिव क्या फील कर रहे हैं। मतलब अगर पेरेंट्स हैं या टीचर हैं, दोनों ने अगर बच्चे के सामने कुछ बात करनी है ना तो उसके गुड पॉइंट्स बताएं। टीचर भी साथ बिठाएं, ज़रूर बिठाएं, लेकिन गुड पॉइंट्स बताएं। द मोमेंट आपने उसके बारे में कुछ उसकी वीकनेस बतानी है ना तो वहाँ पे होना चाहिए कि अब टीचर बच्चे से कहे, नॉट मदर, टीचर बच्चे से कहे। और ये स्कूल का प्रोटोकॉल होना चाहिए कि आप बच्चे के सामने अच्छी बातें बताएं, और जैसे उसकी वीकनेस है तो फिर बच्चे को स्पेयर करें और किसी एक्टिविटी में जो प्री प्लान्ड हो कि इस टाइम के बाद बच्चा चला जाएगा। अगर हम इस चीज़ का ख्याल करें, और यही मेरा पॉइंट है हाईलाइट करने का कि फैमिली तो अपनी जगह पे ठीक है, स्कूल भी एक बहुत बड़ा सोर्स है बच्चे की एंग्जाइटी क्रिएट करने में या उसको थोड़ा काम डाउन रखने में। तो ये तो बिल्कुल आपने अच्छा पॉइंट रेज किया कि पेरेंट टीचर मीटिंग में ये किया जा रहा होता है। और भी मैंने देखा छोटी छोटी बातें बच्चे फील करते हैं। मैं अपने भी फ्लैशबैक में जाऊँ ना, देखिए हर चीज़ हम अपने आप से नरेट करके चीज़ें ज़रा रिलेट करके बात करते हैं तो हमें चीज़ों को समझ आती है। जब मैं बहुत छोटी थी और मेरी अम्मी मुझे 2 बसें बदल के स्कूल छोड़ने के लिए जाती होती थी ना, तो मोस्टली 2 बसों में लेट हो जाती थी। कभी कोई भरी भी बस आती थी, चढ़ नहीं सकते थे। कभी होता था कि बस ही नहीं आ रही है तो फिर कोई और बस बदल के फिर दूसरे रूट से फिर तीसरी बस बदल के स्कूल जा रहे हैं। तो इस तरह से कभी मोस्टली मैं लेट हो जाती होती थी स्कूल। फिर 3 भाई बहन थे, पहले अम्मी किसी को उतारती थी, फिर किसी को, फिर हम, मेरी बारी आती थी। तो होता ये था कि जब बिठाती थी ना प्रिंसिपल या टीचर अम्मी को भी साथ, तो ये बोलती थी व्हाई शी इज़ लेट, व्हाई शी इज़ कमिंग लेट। तो अम्मी साथ खड़ी होती थी तो मुझे बड़ा बुरा लगता था कि मैं अम्मी की बात ना बोलूँ कि अम्मी घर से लेट निकली या अम्मी को पराठे बनाने में लेट हो गया, मैं नाश्ता कराने में, लंच बॉक्स देने में, रास्ते में। तो मैं अपने ऊपर दिल करता था उसी वक्त मैं बोलना शुरू कर देती थी कि मैं लेट हो गई, मुझे वॉमिट हो गई थी, मुझे ये हो गया था, मैं गिर गई थी, मैं लेट उठी हूँ, मैं अपने ऊपर ले रही होती थी और मेरी अम्मी देखती थी। तो ये भी बड़ी एक एंजाइटी होती है कि बच्चे ये भी नहीं बर्दाश्त करते कि कोई प्रिंसिपल, टीचर, कोई भी आपके पेरेंट्स के साथ भी हार्श हो। तो ये सारी चीज़ें बच्चों के सामने नहीं, मतलब बच्चों का मैंने देखा दिमाग बहुत छोटा है, बहुत छोटे हैं। बच्चों को छोटी उनकी एज के अंदर रहने देना चाहिए, हमें उनको बड़ा नहीं बनाना चाहिए, उनसे बड़े सवाल नहीं करने चाहिए, बच्चों से बच्चों वाले सवाल करने चाहिए, बच्चों के सामने बच्चों वाली बातें करनी चाहिए। और जैसे मैंने अभी आपने वही सेम पॉइंट रेज किया कि एक तो बच्चा घर में, आपको क्या पता कि कौन सा बच्चा किस एनवायरनमेंट से वहाँ, किस सिचुएशन से वहाँ पहुँच रहा है। जैसे अभी आपने कहा कि वो 3 बच्चों को छोड़ना है तो पहुँचते पहुँचते लेट हो जाते हैं। और हो सकता है कि कुछ पेरेंट्स घर में बच्चे को एंग्जाइटी से, मतलब वो फेस कर रहा है बच्चा, और उसको पहले काम डाउन करते हैं। जब वो रेडी होता है फिर वो स्कूल जाता है। वो रोज सब बच्चों की तरह नहीं जाता कि कुछ कुछ बैग पकड़ा और चले गए। तो टीचर्स भी तो माएँ होती हैं, बच्चों से ऐसे पूछने से इसीलिए आपने लेट नहीं होना, क्लास मिस हो जाती है, स्टार्ट अच्छा होता है। ये वैसे एक अजीब भी कह सकते हैं कि ये एक डायलेमा है कि बीइंग मदर मुझे भी टीचर्स को कहना पड़ता है कि आप इस तरह से मोटिवेट करें ना, आप ऐसे मोटिवेट करें। यही मैंने कहा कि देयर इज़ अ नीड टू साइको एजुकेट। टीचर्स को पता होना चाहिए कि आप कितने रिस्पॉन्सिबल हैं बच्चे की मेंटल हेल्थ के लिए। और एंग्जाइटी डिप्रेशन जितना फैल रहा है उसके लिए आप ये ना सोचें कि ये तो इतना है, इसको क्या एंग्जाइटी होनी है। टीचर्स को मैंने खुद बीइंग मदर टीचर से रिक्वेस्ट किया, देखिए आप ये वर्डिंग यूज़ करें, आप ये रीइंफोर्समेंट यूज़ करें तो बच्चा आएगा स्कूल, कैसे नहीं आएगा ऐसे। ये तो ये चीज़ें उनकी सोच। अच्छा, इसमें ना एक और चीज़ फिज़ा जो मिस अभी हम कर रहे थे कि जो ब्रेक से पहले बात कर रहे थे हम कि हम अपने बचपन को भी समटाइम अपने बच्चे में देख रहे होते हैं। तो ये भी एक है कि बच्चे को आप इतना ओवर फीड भी ना करें कि जो बच्चा मांग भी नहीं रहा आप उसको फ्री में मार्केट से चीज़ें लेके देते जा रहे हैं क्योंकि बचपन में आपको नहीं मिली। इससे क्या होता है कि जब उसको नहीं मिलेंगी ना तो वो ओवर प्रोटेक्शन भी एंग्जाइटी का एक सोर्स बनेगी। अरे वाह, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे तरीके से हमने आपके सामने आज का ये शो एंजाइटी जो है बच्चों के अंदर क्यों ज़्यादा बढ़ती जा रही है इसको एलैबोरेट किया है। होप आप अपने बच्चों का अच्छा ख्याल रखेंगे, उनकी एंजाइटी जो है वो दूर करेंगे और सिर्फ मुझसे वादा करें कि आप सुनने वाले पेरेंट्स बनेंगे। बस आप जब सुनने वाले बन जाएंगे ना तो आपके बच्चे आपके साथ खुद ठीक हो जाएंगे। ब्रेक के बाद मिलते हैं। ज़बरदस्त मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं और जो मौजू है वो भी बड़ा अच्छा है, मैं आपके सामने अभी एलैबोरेट करूँगी, मैं डिस्कस करूँगी। हाँ जी, नादरा जो है उसने नए कवानीन बनाए हैं शनाख्ती कार्ड के हवाले से। नाजरीन, कुछ चीज़ें जो हैं वो बेहतर बनाई हैं, आसान बनाई हैं अभी के टाइम के लिए। और ये कवानीन जो है तकरीबन 2009 में तब्दील हुए थे और 23 साल बाद दोबारा जो है इनमें अब तब्दीली की गई है। नए कवानीन क्या हैं इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान मधु हैं जिनको हमने यहाँ पे बुलाया है, तो सैयद शबाहत अली साहब हैं, तर्जुमान नादरा हैं।
तो इनसे ये सारे सवाल पूछेंगे हम आज, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर मुझे तो सबसे पहले ये बता दीजिए जो 23 साल के बाद ये जो नादरा में जो कार्ड में चेंजेस आई है आपकी, ये क्या क्या चेंजेस हैं, इसमें क्या बेहतरी है, क्या अच्छी चेंजेस हैं, प्लीज़ देखने वालों को। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो इनवाइट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये बता दूं कि नादरा का क़याम सन 2000 में अमल में आया था, मार्च सन 2000 में, और 2002 में हमने शनाख्ती कार्ड रूल्स बनाए थे। ठीक। 23 साल की प्रोग्रेशन में हमने बहुत सी चीज़ें ऐसी महसूस की जिनमें बेहतरी की गुंजाइश है। ज़ाहिर है ये पूरी कौम की रजिस्ट्रेशन है और हमने रजिस्ट्रेशन के अमल के दौरान बहुत से लूप होल्स ख़ुद भी महसूस किए। आप जानते हैं कि हमारे पास सिर्फ शनाख्ती कार्ड ही हम नहीं प्रोवाइड करते, हम फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देते हैं। आप सबके पास अपना अपना FRC होगा जिसमें ये होता है कि आपके माँ बाप कौन हैं, बहन भाई कितने हैं, और फिर एक आपकी जो मैरिड फैमिली है उसकी डिटेल्स होती हैं। उस सर्टिफिकेट के अंदर कुछ करेक्शंस करनी थी, सो उसके साथ साथ जो चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट क्या करेक्शन करनी थी, क्या चेंजेस FRC के अंदर बुनियादी तौर पे हमने सबसे बड़ी तब्दीली ये की है फ़िज़ा कि वो अब एक लीगलाइज्ड डॉक्यूमेंट बन चुका है। अच्छा। यानी उससे पहले वो एक लीगल डॉक्यूमेंट नहीं था। आप आई, आपने काउंटर पे पहुंची, आपने थंब लगाया, आपकी जो फैमिली कॉम्पोजिशन आ रही है हमने उठा के आपको दे दी, आपने ली और आप चली गई। उसके ऊपर आपका कोई अंडरटेकिंग नहीं था कि मेरी फैमिली कॉम्पोजिशन दुरुस्त है या नहीं है। हमने ये फ़ील किया कि बहुत से लोग मुख्तलिफ वजूहात के बिना पर अपनी फैमिली कॉम्पोजिशंस पूरी ज़ाहिर नहीं करते। कुछ केसेस में जायदाद में हिस्सा नहीं देना चाहते तो बहनों को नहीं शो कर रहे होते। कुछ केसेस में गलत इंक्लूजन्स हुए होते हैं फैमिली में, ये नहीं कि 3 भाई हैं तो चौथा भाई किसी को पैसे पकड़ के बना दिया हुआ है, या वो इस तरह के मामला। सिमिलरली बाज़ लोगों ने मल्टीपल मैरिजेस की हुई हैं लेकिन वो उनको वहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं करा रहे। तो इस तरह की चीज़ें थी बहुत सारी, जिसकी वजह से पूरा जो आपका फैमिली स्ट्रक्चर है वो चूँकि शो नहीं हो रहा, तो कोई ना कोई अपने हिस्से से या अपने हकूक़ से महरूम हो रहा है। अब जैसे अगर किसी शख्स ने 4 शादियाँ की हुई हैं, 3 शादियाँ की हुई हैं, तो उसकी बीवी उसकी ये हिस्ट्री देख सकती है कि उसकी बीवी उसकी पूरी फैमिली कॉम्पोजिशन देख सकती है, सारा कुछ देख सकती है। एब्सोल्युटली। ओके। तो अगर वो किसी और से रिश्ता करना चाहता है, शादी करना चाहता है, तो लड़के का पहला ये इंक्वायरी भी हो सकती है। जी बिल्कुल। वो उसके मोबाइल फ़ोन पे वो जाएगा, वो अपनी नादरा की ऐप खोलेगा, उसकी मिसेज अगर उससे रजिस्टर्ड है वो अपनी नादरा की ऐप खोलेंगी और पूरी फैमिली कॉम्पोजिशन सामने आ जाएगी। वाह। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो अब ये भी हो गया है कि जो आएगा वो अपनी फैमिली कॉम्पोजिशन चेक करेगा। जो मोबाइल पे करना चाहते हैं वो मैं आपको भी उसके बारे में बताता हूँ। जो सेंटर पे जाना चाहते हैं वो पूरी तफसीलात देख के उसको साइन ऑफ करेंगे। अच्छा। कि मैं डिक्लेयर करता हूँ कि मेरी इतनी ही बहन भाई हैं, मेरे इतने ही बच्चे हैं, इतनी ही बीवी या बीवियाँ हैं, एंड देन साइन ऑफ के बाद ये है कि अगर उसमें कोई चीज़ आपने बाद में छुपा रखी है तो इट कैन बी सब्जेक्ट टू लीगल कॉन्सिक्वेंसेस। अच्छा, कुछ लोग जैसे बच्चे अडॉप्ट करते हैं, ठीक है, अपनी फैमिली में जैसे ही बच्चा पैदा हुआ तो ले लेते हैं, ये बहन का बच्चा हमने ले लिया, ये भाई का बच्चा हमने ले लिया, लोग ले लेते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं। फिर उसके बाद वो उन बच्चों को रजिस्टर्ड करवा लेते हैं अपने नाम से, तो उनको तो ये पता होता है कि इनकी अपनी औलाद है, ठीक है, और वो उनके ID कार्ड में, उनके FRC में, उसमें भी शामिल हो जाते हैं, बट वो रियल नहीं होते उनके, ठीक है। तो एडॉप्शन का एक अलग आप लोगों का जो है वो सिस्टम है जिसको फॉलो करके बताया जा सकता है कि एडॉप्टेड चाइल्ड है। जी एब्सोल्युटली। जो आपकी फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है FRC जिसके बारे में हम बात करें, उसमें एक ख़ास इसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं गामा फैमिली। और गामा फैमिली में आपकी वो कॉम्पोजिशन आ रही होती है कि अगर आपने एक बच्चा या चंद बच्चे अडॉप्ट कर रखे हैं तो वो आपके जो बायोलॉजिकल तभी जो आपके बच्चे हैं उनके अलावा अलग से शो हो रहे होते हैं, आपकी गामा फैमिली में शो होते हैं। तो वो भी FRC के अंदर ये प्रोविज़न भी शामिल है। और इस हवाले से मैं ये भी बताता चलूँ कि ये आपके मोबाइल पर जो पाक आइडेंटिटी एप्लीकेशन हमने एक मुतारिफ़ करवाई है, पाकिस्तान की जो फ्री बिजनेस एप्लीकेशंस मौजूद हैं उनमें हाईएस्ट रेटेड एप्लीकेशन इन द कंट्री। अगर आपने ज़िंदगी में एक मरतबा शनाख्ती कार्ड बना रखा है तो आपको नादरा के सेंटर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने मोबाइल से अपनी पिक्चर लें, आप अपने मोबाइल से अपने फिंगर्स का इम्प्रेशन लें, आप अपने मोबाइल से अपना शनाख्ती कार्ड अप्लाई करें, अपना FRC अप्लाई करें। जैसे आप मुझे भी बता रही थी कि आपको ट्रैवल करना होता है, बाज़ वक़्त आपको FRC बहुत अर्जेंसी में चाहिए, आप बच्चों के साथ ट्रैवल कर रही हैं, आप इस पर अप्लाई करें, आपको PDF में आपके फ़ोन के अंदर ही डाउनलोड हो जाएगा, आप वो प्रिंट कराएं। नादरा के ऑफिस आपको जाने की ज़रूरत नहीं, अगर आप एक दफ़ा ज़िंदगी में शनाख्ती कार्ड बना चुकी हैं, यू डोंट नीड टू। अच्छा, लोगों को बताइए CRC में जो तब्दीली आई है वो क्या क्या है? चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि 18 साल की उम्र होने तक ये आपका एक ऐसा वाहिद डॉक्यूमेंट है जो आपको कोई शनाख्त देता है।
और क्योंकि 18 साल की उम्र में हम शनाख्ती कार्ड बेफॉर्म भी इसको ही कहते हैं, इसी को बेफॉर्म भी कहते हैं। तो प्रॉब्लम एक बहुत बड़ा ये था कि पाकिस्तान में 18 साल की उम्र से पहले, मगर इसमें ये भी तो तब्दीली आई नहीं कि अब ये फैमिली के साथ नहीं होगा, अलग-अलग ही होगा। वो तो मैं उस बारे में बता दूं, पहले मैं इसका तारुफ करवा दूं कि 18 साल की उम्र होने तक आपका ये वाहिद डॉक्यूमेंट था और इस पर कोई तस्वीर नहीं थी। यानी आपने अगर 4 बच्चे रजिस्टर करा रखे हैं तो जब आप उनको शनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए लाएंगी तो हमें पता लगेगा कि कौन से बच्चे हैं। स्टेट को, रियासत को, हुकूमत को उनकी तस्वीर, उनके बायोमेट्रिक्स का पता लगेगा। तो हमने अब ये किया है, सबसे जो पहली चीज़ है कि हमने इसी साल के शुरू में पहले उनके जो 10 साल से बड़े जो बच्चे हैं उनके बायोमेट्रिक्स और चेहरे के इम्प्रेशन यानी कि पिक्चर लेना शुरू की। अब हमने जो CRC में चेंजेस किए हैं उसके बाद ये है कि 3 साल से बड़े बच्चे की हम पिक्चर लेंगे। 3 साल से पहले के लिए कोई चेंजेस नहीं है। जब बच्चा 3 साल का होता है उसका पहले वाला बेफॉर्म एक्सपायर हो जाएगा, वो दोबारा आएगा, हम उसकी पिक्चर लेंगे। ओके, 3 साल वाले जी, 3 साल दोबारा बुलाना है बच्चे को। और जब उसकी उम्र 10 साल हो जाएगी तो उसका पिछले वाला बेफॉर्म एक्सपायर हो जाएगा, उसको आप दोबारा लेकर आएंगे, हम उसकी पिक्चर के साथ उसके बायोमेट्रिक्स भी लेंगे। और जहां हमारे पास फैसिलिटी होगी आइरिस की यानी आंख का अक्स लेने की, हम वहां पर उसका बायोमेट्रिक भी, आई का जो आइरिस है वो भी कैप्चर करेंगे और उसके बाद उसको 18 साल की उम्र में कार्ड इशू हो जाएगा। अच्छा, आइरिस जो कैप्चर होता है वो बिल्कुल थंब की तरह ही होता है जो थंब हम आइरिस अल्लाह ताला की शान है जी कि ये 2 साल की उम्र में आपकी आंख की पुतली का जो डिज़ाइन है ये मुकम्मल हो जाता है और ये फिर मतलब सारी उम्र ऐसे ही रहता है। इसके अंदर कोई चीज़ घिसता नहीं है, इसके पैटर्न चेंज नहीं होते। आप ट्रैवल करती हैं, आपको पता होगा कि दुबई में वो सिर्फ आंखों के स्कैन से ही आपको ओके कर देते हैं। तो हमने ये एट नादरा ये स्टार्ट किया है, हमारे बहुत से ऑफिसेज में ये फैसिलिटी अब अवेलेबल हो गई है और हम इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द पूरे पाकिस्तान के जितने भी मराकज़ हैं उनके अंदर आइरिस को अवेलेबल करें। तो जहाँ ये फैसिलिटी मौजूद है वहाँ हम आइरिस भी ले रहे हैं। ग्रेट, विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, विल बी राइट बैक। हम नादरा की जो नई इन्फॉर्मेशन हैं, जो चेंजेस हैं उसके ऊपर बात करें, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा जी, ये जो टेस्लन कार्ड है ये क्या चीज़ होती है? क्या ये शहरियों के लिए कोई नई चीज़ है? ये पुरानी चीज़ है जी। ये बेसिकली आपका ने देखा होगा कार्ड के अंदर आपका जो कार्ड होगा उसमें एक चिप लगी हुई होगी, सो इट्स कॉल्ड अ स्मार्ट कार्ड। और जिन कार्ड्स के अंदर चिप नहीं लगी होती वी कॉल देम टेस्लन कार्ड। आप इसको नॉन स्मार्ट कार्ड भी कह सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ होता है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस चिप? बिकॉज ऑफ दिस चिप इसके अंदर कुछ और भी फीचर्स की कमी थी। मसलन इसमें आपका नाम सिर्फ उर्दू हरूफ में लिखा होता था, वालिद का नाम और एप्लीकेंट का नाम। तो ये चिप वाले कार्ड के फ़वाइद क्या हैं? चिप वाले कार्ड के अंदर आपको चिप लगी हुई है, चिप के अंदर आपका बायोमेट्रिक डाटा स्टोर है, जो डाटा बाहर है वही डाटा उसके अंदर भी है। और किसी जगह पर अगर इसको चेक करना हो तो कि ये कार्ड आपका ओरिजिनल है नहीं है तो इट कैन बी स्वैप्ड इनटू अ मशीन और वहाँ से पता लग जाएगा। स्कैन तो कहीं नहीं होता, मैंने तो नहीं देखा कहीं स्कैन होता हो। अगर कहीं पर ये फैसिलिटी अवेलेबल हो, मुल्क से बाहर भी अवेलेबल हो कि वो चिप से चेक करना चाहें तो दे कैन डू दैट। अच्छा, है इसकी चिप की इसके अंदर चिप के अंदर आपका डाटा स्टोर्ड है, जो बाहर लिखा है वो अंदर भी स्टोर्ड है। उसके अलावा ये इंग्लिश में इसके अंदर आपके वो मौजूद होते हैं, इसके अंदर QR कोड होता है और इंग्लिश में होने का ये फ़ायदा है कि आपके पासपोर्ट के ऊपर वो एग्जैक्ट पर्टिकुलर्स आपके नाम के स्पेलिंग दोबारा से डिफाइन नहीं करने पड़ते। ठीक है। अब मामला ये है कि जिन लोगों के पास यानी क़ुव्वत ख़रीद कम है जिनकी और जिनको इंटरनेशनल ट्रैवल करने की ज़रूरत कम पड़ती है, वो नॉर्मली हमारे टेस्लन कार्ड बनाते थे, देन दे वुड कन्वर्ट इट इनटू अ स्मार्ट कार्ड अगर उनको पासपोर्ट बनवाना हो। हमने ये किया है। टेस्लन कार्ड पे पासपोर्ट नहीं बन सकता? उस पे प्रॉब्लम यह था कि उर्दू में ही था नाम और वालिद का नाम। अच्छा। सो अब आपका नाम है या मेरे नाम के स्पेलिंग उर्दू में तो है लेकिन इंग्लिश में कैसे लिखे जाएंगे? सो वो दैट नीडेड टू बी रीडिफाइंड। तो हमने ये कर दिया कि जो टेस्लन कार्ड है उसके अंदर नाम और वालिद का नाम अंग्रेज़ी हरूफ में भी कर दिया है, उर्दू के साथ साथ हमने उसमें QR कोड का इजाफा कर दिया है। QR कोड से ये होता है बेसिकली कि आपका जो कार्ड है उसको स्कैन करके आपके हमारी नादरा की जो एप्लीकेशन है उसमें आप उसकी डीमटेरियलाइज वर्जन डाल सकते हैं। यानी कि आपको कार्ड दोबारा अपना अगर आपके पास नहीं है तो आपको दोबारा लेने की बजाय आप सिर्फ नादरा की ऐप खोल के अपना कार्ड दिखा सकती हैं किसी, दिस इज़ माई कार्ड एंड दिस इज़ हु आई एम। अच्छा। वो स्कैन किया जा सकता है। ठीक है। इसको हम डीमटेरियलाइज कार्ड कहते हैं। अच्छा। सो आपका जो टेस्लन कार्ड है वो भी QR कोड के जरिए स्कैन होकर डीमटेरियलाइज कार्ड उसका भी बन सकता है। इसमें हमने ज़्यादा इंपॉर्टेंट चूँकि लोगों की डिमांड बहुत ज़्यादा है इसके हवाले से हमने इसके डिलीवरी टाइम भी घटा दिया है। सो अब आपको ये स्मार्ट कार्ड की निस्बत जल्दी मिल सकता है। बेसिकली हम इनकरेज कर रहे हैं कि लोग इसके लिए अप्लाई करें। ख़वातीन को बाख्तियार बनाने का जो जिक्र है उसमें ये क्या काम कर रहे हैं आप लोग?
ख़वातीन के लिए जी बहुत सारे इक़दाम हैं और उनमें एक बहुत बड़ी बात तो ये है कि पहले ख़वातीन के ऊपर जैसे अगर आपने जाना है और आपने अपना पासपोर्ट बनाना है तो आप ये करती थी कि अपने हस्बैंड के नेम अगर आपने ऐड नहीं कर रखा शादीशुदा होने के बावजूद, तो आप पहले कार्ड पे हस्बैंड का नेम ऐड करवाती थी एंड देन यू वुड गो एंड मेक अ पासपोर्ट। अब ऐसा है कि अगर आप अपने वालिद ही का नाम कैरी करना चाहती हैं शादीशुदा होने के बावजूद, तो आपको कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि आपने हस्बैंड का नाम ऐड करना है इवन फॉर मेकिंग अ पासपोर्ट। आपका जो शनाख्ती कार्ड है वो काफ़ी होगा इस चीज़ के लिए। एक तो ये एफआरसी में आ जाता है ऑलरेडी, तो वो काफ़ी है। फिर अगर आईडी कार्ड में नहीं भी बनवाते तो इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, इट्स फाइन टू यूज द ओल्ड वन, राइट? एब्सोल्युटली। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे हम बात कर रहे थे अभी कुछ देर पहले सक्सेशन की, तो जब से ये सिस्टम भी नादरा के पास आया है, उससे पहले ये था कि लोग बहनों को तरके से महरूम कर देते थे कई जगहों पर, ये मतलब हमने देखा इस तरह से। अब वो चूँकि निज़ाम नादरा के पास है तो नादरा के बगैर आप सक्सेशन अप्लाई नहीं कर सकते, यानी किसी शख्स के मरने के बाद उसकी विरासत की तकसीम नादरा के बगैर नहीं हो सकती। उसमें जितनी बहनें हैं, जितनी बेटियां हैं, जब तक वो अपना सिग्नेचर नहीं करेंगी, अपना बायोमेट्रिक नहीं देंगी, उनके वालिदैन के जायदाद की तकसीम नहीं। आखिरी सवाल है कि ये जो स्कैम्स होते हैं, ये जो कॉल्स आती हैं हमें, हमारा सारा डाटा उनके पास चला जाता है, तो ये किस तरीके से हमारा डाटा उनके पास जाता है? ये क्या क्या ऐसी उनके पास की होती है कि दे हैव एवरीथिंग? अच्छा, एक तो मैं इस पे ये सबसे पहले बता दूं कि नादरा की तरफ से कभी भी आपसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मांगी जाएगी इस तरह की, क्योंकि ज़ाहिर है नादरा के पास आपकी सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी मौजूद है और नादरा के अपने ऑफिसर्स भी आपकी इन्फॉर्मेशन तक एक्सेस नहीं कर सकते जब तक आप बायोमेट्रिक नहीं देंगे। How come the scammers, you know, when they call, they know everything about us. आपकी जो डाटा है वो सिर्फ नादरा के पास नहीं है, बहुत से इदारों के पास है। आप जब सिम निकलवाने जाते हैं तो आपने शनाख्ती कार्ड की कॉपी देते हैं, यू एक्चुअली लीव अ कॉपी, फोटोकॉपी ऑफ योर CNIC। तो कहीं ना कहीं वो डाटा भी तो कंपाइल हो रहा होता है। नहीं, वो मैं वेंडर्स की बात कर रहा हूँ कि इवन उनके पास होता है। सिमिलरली आप देखें जो लोग जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं, वो पूरी अपनी डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी दे रहे होते हैं, सो डाटा आपका बहुत सी, सो देयर आर सो मेनी लूपहोल्स। नादरा का डाटा काफ़ी हद तक सिक्योर है। और टाइम सॉरी ख़त्म हो गया, बट बहुत और भी कुछ जानने को, बट मुझे लगा आज की चीज़ें जो थी बहुत इंपॉर्टेंट थी। जो चेंजेस थे, ये जो औरतों के लिए भी आपने स्पेशलिस्ट कार्ड के लिए अब जो है काम किए हैं, तो मुझे लगता था बताना आवाम को बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ ऑल्सो अवेयरनेस का आज का ये सेगमेंट था। बहुत शुक्रिया, आपसे बहुत जल्दी फिर मुलाकात करेंगे। तब तक आप भी अपना ख्याल रखें, हम आपसे मिलते हैं कल।